नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में आप लोग का फिर से स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि इंटीग्रल कैलकुलस होगा, जो कि आप लोग हो सकते हैं 11th में पढ़े होंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस जो डिफरेंशिएशन था, ये सब सारा पार्ट आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो उससे आगे देखेंगे जो 12th का जो पार्ट 2 में दिया हुआ है आपका इंटीग्रल कैलकुलस 7.1 के बारे में, जो एक्सरसाइज है 7.1, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन बोथ पेपर, AA इन इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। और आप लोग को जैसा पता है कि 11th का जो है आपका मॉर्निंग सेशन 8 AM में चल रही है और 12th का आपका इवनिंग में 7 PM में चल रही है। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोग स्टडी फाइंडर चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिससे आपको 2 बेनिफिट मिल सकते हैं। एक वीडियो लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है और जो PDF जो पढ़ाया जाता है उसका PDF भी वहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज जो सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा किसका, इंटीग्रल कैलकुलस का। आप लोग पढ़ चुके होंगे डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ चुके होंगे और इंटीग्रेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये होता क्या है, इसका मीनिंग होता क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। आप लोग जैसा पढ़े होंगे कि डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या था कि कोई बड़ा पार्ट था, इसको डिफरेंशिएट करना था, यानी कि एक छोटा सा पार्ट में ब्रेक करना था। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का ऐसे मतलब समझो कि इंटीग्रेशन का मतलब बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट दिया रहेगा, इसको एक साथ इकट्ठा करके एक बड़ा पार्ट बना दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया। आप सुनेंगे इंटीग्रेट कर दिया गया, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ये इसका फिजिकल मीनिंग हम समझा दिए कि ये चीज़ होता है। अब उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में आप लोग पढ़े होंगे कि डेरिवेटिव के बारे में। क्या चीज़ के बारे में, डेरिवेटिव के बारे में। डेरिवेटिव क्या होता था, तो डेरिवेटिव आप लोग पढ़े होंगे 11th में, जैसे कि dy/dx, इसके बारे में पढ़े होंगे। तो ये जो होता है पार्ट कहलाता है डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, और एक होता है जैसे कि पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जो होता है, प्रोसेस टू फाइंड, इसका जो डिफिनीशन होता है, प्रोसेस टू फाइंड मतलब कि आप जिसका भी डेरिवेटिव निकाल रहे हो, डेरिवेटिव निकालने का भी को तो प्रोसेस होगा, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, इसका एक और हम लिख सकते हैं इसके बारे में। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ये ना dy/dx, यानी कि जो y में चेंजेज हुआ किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम एक बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ इंटीग्रल कैलकुलस का कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके बारे में प्रोसेस करते हुए मैं इंटीग्रेशन पार्ट में एंट्री लूँगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। आप लोग जैसा देखे होंगे कि इसको एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको टेंजेंट बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देता हूँ, dy/dx को एक और क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ द
कर्व, ठीक है। टेंजेंट ऑफ कर्व भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं, एक और चीज़ बोला जाता है कि स्लोप ऑफ कर्व। किसको बोला जाता है? dy बाई डी एक्स को। जैसे कि देखो आप लोग, जैसे कि हम ठीक है, हम कोई कर्व ले लिए, जैसे कि हम एक कर्व ले लिए इस प्रकार से, ठीक है, और इस प्रकार से कर्व लिए, तो जैसे कि हम अगर हम इस प्रकार से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये जो टेंजेंट कहलाएगा, ठीक है, ये जो आपका टेंजेंट कहलाएगा, ये जो इसको कहलाएगा एफ डैश एक्स, मतलब कि एक डिफ्रेंशिएशन पार्ट इसका बन जाए। एक डिफ्रेंशिएशन पार्ट यानी कि ये जो हुआ आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व, ठीक है। मतलब कि ये कहलाया कि ये जो पार्ट कहलाया, ये जो हम इसका टेंजेंट लिए, यही इसका क्या कहलाया? एक डिफरेंशिएशन पार्ट कहलाया। कोई फंक्शन दिया रहेगा, इस कर्व का कोई फंक्शन है, तो इसका क्या डिफरेंशियल पार्ट निकालने के लिए जो एफ डैश एक्स निकला वो इसका स्लोप निकला इस कर्व का, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, हम क्या पढ़ें? डिफरेंशिएशन पढ़ें, या फिर जो टेंजेंट बोलते हैं उसके बारे में हम ये चीज़, और इसको देखते हैं, इसका और मीनिंग समझते हैं। जैसे कि हम सपोज कि एक कर्व लिए, एक कर्व मान लेते हैं हम, मैं लेता हूँ इस प्रकार से एक कर्व लिया हूँ, ठीक है। अब इस प्रकार से इसमें कितना टेंजेंट हम बना सकते हैं कि कहोगे सर देखो एक टेंजेंट इस प्रकार से जाएगा, है ना, यहाँ पे टच करते, एक टेंजेंट इस प्रकार से जाएगा, बहुत सारा टेंजेंट हम बना सकते हैं, ठीक है। इस कर्व के ऊपर से बहुत सारे टेंजेंट हम बना सकते हैं। तो यही जो कहलाया, ये किसके लिमिट मान लेते हैं कि ए और बी के लिमिट में जो है बना बहुत सारा टेंजेंट बनता है। तो इस प्रकार से जो बना टेंजेंट बना, तो ये जो कहलाया आपका क्या कहलाया? एक स्लोप कहलाया। जो भी ये पार्ट कहलाया, ये हर एक का एक स्लोप कहलाया। किस किस पॉइंट पे है उसके बारे में ये दिया हुआ है स्लोप। तो जैसे कि हम लिखेंगे कि लेट आई इक्वल टू जो ए बी, जहाँ क्या है एफ एक्स इज differentiable at this interval। मतलब आप लोग समझो कि यहाँ कहने का मतलब क्या ये है कि जो मैं लिमिट लिया हूँ ए और बी, इसी में तीनों स्लोप आ रहा है, एक स्लोप आ रहा है, दो स्लोप आ रहा है, तीन स्लोप आ रहा है ना। तीन स्लोप के बारे में डिस्कस करो, यानी कि 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो यही कह रहा है कि जो फंक्शन है एफ एक्स वो आपका डिफरेंशिएबल है किसके इंटरवल में? जो ए बी जो इंटरवल है, ए और बी के बीच में जो इंटरवल है दिया हुआ, जो क्या इसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, पॉइंट दिया हुआ है ए और बी के बीच में, उसी के बीच में ये डिफरेंशिएबल है, ये आपका बता रहा है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स जब डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश एक्स हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन, किसी भी एफ एक्स को अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ डैश एक्स लिखते हैं ना, ठीक है। तो वही हम लिखें कि एफ डैश एक्स एट ऑल एक्स सबसेट टू ए और बी, मतलब कि जो एफ एक्स फंक्शन है, जो एफ एक्स फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कहाँ से बीचते? ए और बी के बीच का जो इंटरवल होगा आपका, ठीक है, ठीक है, उसके इंटरवल के बीच जो एफ एक्स फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल है।
यानी कि जो भी ये जो ए और बी के बीच में जितना भी पॉइंट है सारे के बीच क्या होगा, ये जो कर्व है आपका एफ एक्स वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब ये डिफरेंशिएबल होगा तो हम लिखेंगे कि जैसे कि हम लोग को अब इंटीग्रल पार्ट निकालने के लिए जब हम इंटीग्रेशन पार्ट निकालेंगे तो वहाँ पे हमें क्या दिया रहेगा, वहाँ पे फॉर द फाइंडिंग ऑफ, यहाँ पे लिखती हूँ फॉर द फाइंडिंग ऑफ, फॉर द फाइंडिंग ऑफ लिखता हूँ इंटीग्रल, फॉर द फाइंडिंग ऑफ इंटीग्रल वी हैव, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वी हैव एफ डैश एक्स, यानी कि हमें क्या दिया रहेगा, डिफरेंशिएशन दिया रहेगा, बट डोंट हैव क्या, यानी कि एफ एक्स पार्ट हमें नहीं दिया रहेगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम जब भी हम किसी का इंटीग्रेशन पार्ट निकालेंगे तो उसमें हमें जो दिया रहेगा फंक्शन वो एफ डैश एक्स दिया रहेगा, और इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या लेंगे, निकालेंगे एफ एक्स के टर्म में, उसके फंक्शन के टर्म में हम निकालेंगे। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ फॉर द फाइंडिंग ऑफ एफ एक्स, फॉर द फाइंडिंग ऑफ एफ एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स, द इंटीग्रल comes into the picture। ठीक है, यानी कि पहले तो हमें दिया क्या रहेगा, जो फंक्शन दिया रहेगा वो एफ डैश एक्स यानी डिफरेंशियल पार्ट में दिया जाएगा, उससे हमें एफ एक्स निकालना है, और जो हम एफ एक्स कैसे निकालेंगे आपको हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे। ठीक है, इसका सिंबल कैसे होता है, जैसे देखें सिंबल कैसे होता है, सिंबल आप लोग देखे होंगे, इस प्रकार से इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं कि अगर एफ एक्स है गिवन, तो हम जब एफ एक्स फंक्शन को जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डिफरेंस, टोटल लिख देता हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे, और जब हम सेकेंड में पॉइंट लिखते हैं कि जब हमें एफ डैश एक्स गिवन रहेगा तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा क्या देगा, आपका एफ एक्स फंक्शन देगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए। और ये जो पार्ट कहलाया ना, ये जो जब हम इंटीग्रेशन करके ये पार्ट निकालें, ये जो पार्ट निकालें, ये जो पार्ट कहलाएगा आपका इनडिफिनिट इंटीग्रल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनडिफिनिट इंटीग्रल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसी पॉइंट के बीच डिफाइन नहीं है, सिर्फ दे दिया फंक्शन दे दिया एफ डैश एक्स, इसको कह दिया इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो उसको कहेंगे क्या कहेंगे, इनडिफिनिट इंटीग्रल। अब आप लोग पूछोगे कि सर डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, तो जैसे देखते हैं डिफिनिट इंटीग्रल के बारे में। डिफिनिट इंटीग्रल क्या बोलता है कि जैसे कि
कोई फंक्शन रहेगा, ठीक है, जैसे कि कर्व है आपका, और अगर हमें ए और बी पॉइंट डिफाइन है, ए और बी पॉइंट हमें डिफाइन है, तो इसके बीच का जितना भी एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, वो जो कहलाएगा, यानी कि जब मेरा पॉइंट दिया हुआ इस पॉइंट के बीच में, तो इस जो एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व आएगा, वो किसके अंतर्गत आएगा? आपका डेफिनेट इंटीग्रल के अंतर्गत आएगा। मतलब कि हम लिख सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व then it will be find out by the definite integral यानी कि एरिया अंडर द कर्व किसके द्वारा से फाइंड आउट होगा? आपका डेफिनेट इंटीग्रल के से फाइंड आउट होगा, ठीक है। यानी कि कोई फंक्शन दिया रहेगा y इक्वल टू एफ एक्स, जो आपका आएगा फ्रॉम x बराबर a टू x बराबर b, ठीक है। यानी कि हमें जो निकला आपका जो फंक्शन, यानी कि आएगा एरिया जो आएगा a से b तक, यानी कि एफ एक्स आपका dx, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए हुए इंटीग्रल पार्ट में। एक और पॉइंट हम आप लोग को लिखना चाहते हैं, चलो नेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ ठीक है। मतलब आप लोग समझो कि जो आपका इंटीग्रेशन है वो आपका डिफरेंशिएशन का क्या है? एक इन्वर्स पार्ट है, ठीक है, इन्वर्स प्रोसेस है। यानी कोई फंक्शन से हम क्या करते हैं, जैसे कि हम आप लोग को दिखाता हूँ एक चीज़ पॉइंट, कि एफ एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी आई डबल एफ डॉट कर दिया हूँ, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मेरा क्या देगा? आपका देगा एफ डैश एक्स देगा, ठीक है। और यदि हम इसको हम इधर से इधर लाएंगे, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका जो एफ डैश एक्स को जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या देगा? फंक्शन देगा एफ एक्स दे देगा, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल में जैसे कि लेते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, है ना। तो साइन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? आपका कॉस एक्स होता है, ठीक है। एक और हम पॉइंट देखते हूँ कि यहाँ तक तो आप देख लिए, और यदि हम अभी हम देखें क्या कि हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगर हम ये जो डिफ्रेंशिएशन पार्ट निकला, ये वाला जो पार्ट निकला, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, अगर जो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि ये जो पार्ट कहलाया आपका इंटीग्रेशन कहलाया, और कौन सा? ये वाला फंक्शन हम यहाँ पे इंटीग्रेट किए किसके रिस्पेक्ट में? एक dx के रिस्पेक्ट में। आगे आप लोग को मैं समझाऊंगा कि ये dx होता क्या है, ठीक है। और ये आपका क्या कहलाएगा? आपका आएगा रिजल्ट साइन एक्स आएगा, और प्लस कोई कांस्टेंट आपका c कांस्टेंट दे देगा। तो आप लोग कहोगे कि सर हम
साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट किया, कॉस एक्स आया, और जब कॉस एक्स का इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये टर्म एक्स्ट्रा क्या दे रहा है, ठीक है। आप इसके बारे में बोलोगे कि सर ये एक्स्ट्रा टर्म क्या दे रहा है, चलो हम इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एक टर्म आप ये देख लो कि इसको हम बोलेंगे क्या, ये टोटल सिस्टम जो ये सिस्टम कहलाया, इसको हम बोलेंगे कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये टोटल सिस्टम को हम ये बोलेंगे। उसके बाद अगर ये वाला टर्म रहा, ये वाला टर्म को हम क्या बोलेंगे, ये वाला टर्म को हम बोलेंगे इंटीग्रांट बोलते हैं, INTE, इंटीग्रैंड, ठीक है। और x जो कह रहा है आपका, ये जो टर्म है x, वो x टर्म क्या कह रहा है, x जो कह रहा है कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हम इसके पार्ट को हम बता दिए क्या क्या पार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्या कि ये जो c कांस्टेंट आया उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि केस देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि अभी हम वहाँ क्या देखें, केस 1 देखें। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर dy dx हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं साइन x प्लस 4, ठीक है, dy dx साइन x प्लस 6, ये दोनों का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। जब इसका डिफ्रेंशिएशन और इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये आपका देगा cos x, ये भी आपका देगा क्या देगा, cos x। चूँकि हम जानते हैं कि 4 क्या है, एक कांस्टेंट है। जब dy dx ऑफ कांस्टेंट होता है तो उसका रिजल्ट क्या देता है, एक 0 देता है, यानी कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या देता है, ये आपका 0 देता है, ठीक है। ये आप लोग 11th में पढ़े होंगे ये चीज़। अब आप लोग कहोगे कि सर ये तो हम किए, क्या किए, डिफ्रेंशिएशन किए। अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ इसका करते हैं, ये जो डिफरेंशियल पार्ट निकला cos x, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या देगा, जब हम इसका इंटीग्रेशन देंगे तो आपका देगा साइन x प्लस कोई क्या देगा, आपका मान लेते हैं कोई कांस्टेंट टर्म दिया, ठीक है, कांस्टेंट टर्म दिया। अब आप कहोगे कि सर कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ रहा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ कांस्टेंट टर्म आ रहा है वो कांस्टेंट टर्म आएगा जब भी हम इसका लिमिट दिया रहेगा, उसके अनुसार से हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या कांस्टेंट आएगा, वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इंटीग्रेट करके एक यहाँ पे कोई कांस्टेंट आया। अब चूँकि हम इसी पार्ट को कर रहे हैं, इसी पार्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, आपका 4 होगा। तो यही जो यहाँ जो ये कांस्टेंट आया, ठीक है, यहाँ पे आया क्या कांस्टेंट, अब यहाँ पे क्या है cos x sin x है। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहा होगा, कांस्टेंट 0 रहा होगा, तभी तो ये टर्म आया होगा, sin x फंक्शन आया होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कांस्टेंट जो ये है आपका ये कांस्टेंट टर्म वो आपका 4 रहा होगा, तभी ना sin x प्लस 4 ये वाला टर्म आया होगा। और यहाँ पे अगर जो हम देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट को, इस पार्ट को हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये भी आपका sin x तो देगा और प्लस कोई कांस्टेंट टर्म देगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, अगर हम इसी फंक्शन को देख रहे हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, यानी कि हम इसी फंक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। या कांस्टेंट हो सकता है, 0 भी हो सकता है, जैसे कि हम मान लेते हैं dy dx ऑफ साइन x इजकल टू क्या है आपका cos x। अब यहाँ पे हम cos x को जब हम इंटीग्रेट किए तो ये आपका देगा sin x प्लस कोई कांस्टेंट देगा। अब आप कहोगे कि सर हम इसको हम किए हैं,
यानी कि ये वाले पार्ट को हम इंटीग्रेट किए हैं, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, जीरो है। तो यानी कि ये वाला कांस्टेंट टर्म क्या होगा, जीरो होगा। तो आप लोग समझ गए ये कांस्टेंट टर्म क्यों आता है, ठीक है। और इसको हम कांस्टेंट टर्म कैसे फाइंड आउट होता है, इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये कांस्टेंट वैल्यू जो आता है इसका क्या डिफिनीशन होता है, क्या आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, इसके बारे में भी हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ कि इफ़ पॉइंट ऑन कर्व या कंडीशन given, then we can find the value of constant, ठीक है। यानी कांस्टेंट का वैल्यू तब हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी कर्व दिया रहेगा, कोई कंडीशन दिया रहेगा इंटीग्रेशन में, ठीक है, लिमिट दिया रहेगा, तो उसी के बारे में हम उससे ही फाइंड आउट करेंगे हम इसका वैल्यू। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, आपका काफ़ी अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन of indefinite integral, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम इंडिफिनिट इंटीग्रल अभी हम देखें, जो इंडिफिनिट इंटीग्रल ये cos x इजकल टू क्या दिया आपका, cos x का यानी sin x देगा ना, इस प्रकार से हम अभी देखे हैं। तो ये आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल निकल आया ना, कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है ना, 4 से 8 से जो भी दिया हुआ ये सब चीज़ नहीं दिया हुआ है ना। तो हम अभी पढ़े थे इंडिफिनिट इंटीग्रल, उसी का हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या होता है। तो मान लेते हैं कि लेट fx इजकल टू 2x, चलो डिप कर देता हूँ इसको। मान लेते हैं कोई फंक्शन है fx इजकल टू 2x, टू फाइंड इंटीग्रल द इंटीग्रल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव भी हम बोल सकते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन का तो जस्ट अपोजिट होगा इंटीग्रेशन, है ना। तो जैसे कि हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, फॉर इंटीग्रेशन के लिए देखते हैं कि fx फंक्शन इंटू डी एक्स, इसी प्रकार हम देखेंगे इसका क्योंकि जो वेरिएबल है वो आपका x है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन देखेंगे, यानी कि 2x इंटू डी एक्स बराबर जो आपका आएगा, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा। कैसे आता है मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि x का पावर n रहेगा, जब ये डिफरेंट इंटीग्रेशन होगा तो x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 देता है, ठीक है। ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप समझो कि इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ टर्म आया, यानी कि एक सी कांस्टेंट आपका टर्म आया, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म कहलाया आपका, ये वाला जो टर्म कहलाया, ये टर्म क्या कहलाई, ये जो हुआ दिस फंक्शन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस फंक्शन इज
डेरिवेटिव, ये जो फंक्शन कहलाया वो डेरिवेटिव कहलाया, और ये टोटल जो कहलाया एक सिस्टम ऑफ फंक्शन कहलाया, यानी कि एक सिस्टम का ये फंक्शन कहलाया, और जिसका हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक छोटा सा पार्ट हुआ, उस छोटा सा पार्ट को जब हम इंटीग्रेट करेंगे एक टोटल सिस्टम निकलेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि छोटा सा पार्ट जो डिफरेंशियल पार्ट है उस वो एक फंक्शन हो गया, इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट किए तो एक पूरा सिस्टम आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेरा 2x आया होगा वो कैसे आया होगा, यानी कि 2x जो आया होगा d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से आया होगा, तभी ना ये आया होगा। और यहाँ इधर से इधर जब चल रहे हैं तो ये आपका इंटीग्रेशन आ रहा होगा, है ना। यानी कि जो मेरा फंक्शन आया, मेन फंक्शन जो आया वो आपका क्या आया, जो मेन फंक्शन आया आपका कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इफ c कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है, देन फंक्शन क्या कहलाएगा, जो फंक्शन आया मेन फंक्शन आया वो आपका क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आया। यानी कि जो इसका जो कर्व आया, जो फंक्शन आया आपका क्या आया, एक्स स्क्वायर आया। यानी कि मेरा जो आया टर्म जिसे मैं इसको रुको, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें हम कांस्टेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले fx आया, तो fx जो एक्स स्क्वायर आया, इसका जब हम कर्व ड्रॉ करेंगे तो मान लेते हैं इस प्रकार से ये पैराबोलिक देगा। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से जब ये पैराबोलिक दिया, अब हम यहाँ पे जो इंटीग्रेट किए हैं वो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस सी आया है। यानी कि जो मेरा फंक्शन आया है, जो फंक्शन है fx वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी है। यानी कि जब हम c इक्वल टू 0 लिए हैं तब ना हम एक्स स्क्वायर ये निकाले हैं। हो सकता है कि fx जो आया मेरा, हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 आया होगा, या फिर आया होगा मेरा क्या आया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आया होगा, या फिर आया होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया होगा, ये भी तो हो सकता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हमें क्या हो जाए, हो सकता है कि ऊपर ये 5 से शिफ्ट कर जाए, यहाँ पे क्या है 0 है, और हो सकता है यहाँ पे क्या है, ये कर्व जो है ऊपर की तरफ आपका यहाँ पे 2 से शिफ्ट कर जाए। यानी कि ये जो कांस्टेंट है आपका, जो कांस्टेंट है वो आपका उसके अनुसार से ये शिफ्ट कराएगा। जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, यानी कि आपका इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यही आपका कहलाया ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहलाया। तो नेक्स्ट में हम अगले दिन देखेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इंटीग्रेशन को हम फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या क्या फार्मूला होता है ना। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास में इंटीग्रेशन का रहा। ठीक है, इतना ही था। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोग के लिए जो कर रहा हूँ 12th का जो मैथ का है आपका एवरीडे 2 सेशन लगाने का ट्राई करूँगा, और 11th का जो है आपका 1 ही सेशन चलेगा। तो 1 से 2 महीने के बीच आपका टोटल मैं ट्राई करूँगा 12th का सारा यूनिट करवा देने के लिए। ठीक है, 2 सेशन लगाऊँगा। ठीक है, एक NCERT पार्ट 1 से और एक NCERT पार्ट 2 से। आज से पार्ट 2 शुरू हो चुका है और कल से भी पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको मिलने लगेगा। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए कि जो है थ्योरी पार्ट और NCERT का सॉल्यूशन चल रहा है आपका स्टडी फाइंडर चैनल पे। और इस आपका जो CBSE का है, CBSE का जो है टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम का है, ये भी ध्यान में देखते हुए इसका भी हम आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव सेशन लेंगे। ओके।